गुप्तोत्तर, कुछ हद तक गुप्त, ये सारा जो होता है वो बिहार हिस्ट्री ही कवर हो रहा होता है। तो बात अगर बीपीएससी की होगी तो एंसेंट यानी कि हिंदी भी लेके चलो साथ साथ, तो प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राचीन इतिहास के अंदर मैं कैटेगराइज करूंगा, मैं क्या करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के आगे मैं 3 स्टार लगाया करूंगा। जो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होगा बट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रहेंगे 2 स्टार, और लेस इंपॉर्टेंट और इनफ्रीक्वेंट क्वेश्चन सिंगल स्टार से मैं डिनोट करूंगा। आप समझिएगा, सबसे पहले मेरे दोस्त आपका इतिहास, अगर प्राचीन इतिहास हम शुरू करेंगे तो हमें आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में आपको मेसोलिथिक कहते हैं, नियोलिथिक कहते हैं, पैलियोलिथिक कहते हैं, ये सारा, या फिर आपका प्रोटो हिस्टेरिक, ये आपका मेटा हिस्टेरिक फेज, ये सारा लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। इस कंप्लीट डिटेल में आपको कवर नहीं करना है क्योंकि हिस्ट्री आपका ऑप्शनल नहीं है। आप जीएस के मेंस में GS1 के अंदर, मेंस में दोस्त GS1 के अंदर 3 क्वेश्चंस कवर करने के लिए, और प्री में एंशिएंट आप पढ़ रहे हैं बिहार हिस्ट्री प्लस इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री 10 क्वेश्चंस कवर करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा आपका कोई लेना देना नहीं है। उसमें भी GS1 में 3 क्वेश्चन के बजाय एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं 1 क्वेश्चन के लिए, वो भी आपका आर्ट से ज्यादा फॉर्म पूछा जाता है वहां पे, यानी मॉडर्न आर्ट्स, पाला आर्ट्स, पटना कलम एक्सेट्रा, वो बात की बात है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अपना स्टार्ट ही करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से। क्वेश्चन फुल एरिया है, पहले लिख दूंगा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया था। ये फर्स्ट हो गया। इससे जैसे निकलते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखूंगा ताकि आपको कवर करने में दिक्कत नहीं हो। वैदिक, वैदिक को वैदिक ही लिखते हैं, वैदिक एरा, वैदिक काल। इससे जैसे ही आगे निकलते हैं महाजनपद एरा, इसको इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। इसी का ए पार्ट में बौद्ध काल, बौद्ध धर्म, बी पार्ट जैन धर्म, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और साथ साथ ही चलेगा आपका मौर्य काल। इसके अंदर आपका चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका ग्रेट, ये कंटिन्यूअसली बिंदुसार वगैरह सारा आपको मेनली इन पे फोकस है। खैर ज्यादा डिटेलिंग्स नहीं करता हूं। फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर इसके बाद समझिएगा पूरा डिटेल से गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, फिर इसके बाद आपका संगम वंश, चेर, चोल और पांड्य। ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको पल्लव और आपको अभी हम वहां से वो वाला मध्यकालीन चोल, पल्लव और चालुक्य वगैरह नहीं करा रहे हैं, वो आगे आएंगे। और यही थोड़ा सा आपको जो पढ़ना है इसी एरा में हम पढ़ रहे होते हैं, तो प्राचीन काल के अंदर ही आ जाता है, कवर हो जाता है, वो भी या फर्दर ही देख लेंगे। तो ये पार्ट समझ रहे हैं बात को। अब अगर आपको लग रहा है कि प्राचीन इतिहास बहुत बड़ा है, इसमें सर आपको 50 घंटे लगाने पड़ेंगे, बहुत वाइड स्प्रेड मामला है, कैसे कवर करेंगे इन चीजों को, तो आपको राधे राधे मनीष कुमार जी, राजेश सर की आईडी नहीं है, यह वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए, जो आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किए होंगे क्लास टीचमेंट को, वो राजेश सर की आईडी से ही था। अभी जो आपको भेजा गया होगा वो मैंने खुद एक टीचमेंट पे क्लासरूम क्रिएट किया है, आगे से मैं उसी पे क्लास लिया करूंगा। रेगुलरिटी डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं बीकानेर रहूं, दिल्ली रहूं, जयपुर रहूं या यदाकदा पटना रहूं, कहीं से भी रहूंगा, रेगुलर आपका क्लास चलेगा। इसलिए मैंने उसमें एक पर्सनल कुमार विप्लव के नाम से ही आईडी क्रिएट कर दिया है, ठीक है।
चलिए, आपने सिलेबस को लुक आफ्टर किया। ये देखिए मेरे दोस्त, इसके बिना आपका पेपर में क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बनना होता है। ट्रिपल स्टार और बड़ा ही फ्लक्चुएटिंग है। वैदिक एरा डबल स्टार पार्ट है। अब महाजनपद बौद्ध मौर्य, ये जो पैकेट है दोस्त, ये थिकर पैकेट है। थिनर नहीं बोल रहा हूं, थिकर, मोटा और मोटा पैकेट है। आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये पैकेट आप बिहार हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पढ़ते हो, एकदम जमा के इस पे स्टार मार्किंग करके आप रख सकते हो एकदम। अब यहां भी बहुत महत्वपूर्ण है गुप्तोत्तर। अब गुप्तोत्तर में वही आपका हर्षवर्धन वाला काल आ जाता है सारा, और मौर्योत्तर की हम बात करेंगे तो मौर्य वंश के पतन होने के साथ साथ फिर वह आपका शुंग है ना, और उसके बाद कर्ण वंश, उसके बाद सातवाहन। तो मौर्योत्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, गुप्तोत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण है। डबल स्टार, ये पूरे पैटर्न पे आप ट्रिपल स्टार रखिए। संगम आपके लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता है, कवर करना चाहिए। डेज ड्यूरेशंस की अगर मैं आपको बात बोलूं दोस्त, तो कम से कम इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 लेक्चर्स की कहानी है, उसके बाद पीडीएफ मिलेगा। वैदिक मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 2 लेक्चर की कहानी है। अगर महाजनपद काल समझाए, फिगर विगर दिखा के आपको समझाएं तो 1 लेक्चर का कहानी है। बौद्ध धर्म 2 लेक्चर, जैन धर्म 2 लेक्चर, मौर्य काल कम से कम आपका सारा प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के धार्मिक व्यवस्था से लेके अशोक को एक्सप्लेन करना, उस समय का कृषि व्यवस्था से लेकर के पूरे अर्थव्यवस्था को समझाना, कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। मौर्योत्तर काल आपका 2-3 लेक्चर से ज्यादा नहीं दूंगा। अब गुप्त काल अपने आप में बहुत बड़ा है, 6 लेक्चर कम से कम, गुप्तोत्तर काल कम से कम 4 लेक्चर। 6 4 10 3 13, 13 7 20, 20 20 20, 20 1 21, 2 23, 23 और 2 25, और आपका यहीं पे आपको अगर समझाऊंगा 3 लेक्चर, 25 3 28। आपको ध्यान रखो मेरे दोस्त, कल भी आपको बताए थे 30 लेक्चर सीरीज का ये मामला है। हम समझिएगा, ये आपका प्राचीन भारत। और आप पढ़ते कैसे हो तो देखो, यहां क्वेश्चन दोस्त छुपा हुआ है, जाके प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा। महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य काल, इन सब से क्वेश्चन मिलने हैं। और इसके बाद में यही इनका साहित्य, यही इनके स्थापत्य एवं कलाकृति भी डिस्कस कर दिया करूंगा। और लास्ट में एक मिसलेनियस साहित्य, स्थापत्य, कलाकृति, धर्म इत्यादि पे एक एडिशनल 2-1 घंटे का लेक्चर बना दूंगा। आपका रखने वाला पार्ट है, क्लास में नहीं लूंगा, कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा। अब 1-2 क्वेश्चन तो दोस्त यहीं से आने हैं आपको, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन यहां से होना है, 2 1 3 1 4 सवाल, 4-5 सवाल यहां से होना है, 8 सवाल, और ये इंडस वैली से या वैदिक से 1-2 सवाल होने हैं। आपको डेफिनेटली कह रहा हूं 40 ऐसे ही पूरा होने हैं मेरे प्यारे बच्चों। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन के लिए आप ये कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो। 8 से 10 कम से कम क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने हैं, यकीन मानिए। आपको इसी तरीके से पूरा सिलेबस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली। तो आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्राचीन भारत का पूरा सिलेबस एग्जाम में आने के दृष्टिकोण से आपके सामने दृष्टिगोचर हुआ? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू in front of me at the board ancient history syllabus in the context of Bihar Public Service Commission prelims exam as well as mains exam. If we talk about mains exam, then basically Guptottar part in which we cover Pala arts, Mauryan parts in which we cover Maurya Kala, and particularly गुप्ता आर्किटेक्चर एंड आर्ट इन विच वी कवर गुप्त कला। तो मेंस के दृष्टिकोण से मौर्य कला, गुप्तोत्तर पार्ट में पाल कला,
फिर यहाँ मौर्योत्तर काल, गुप्त काल में आपको गुप्त काल की कला, और थोड़ा सा प्राचीन भारत में आपका पटनाकलम से भी एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है। बाकी एंशिएंट पार्ट मेंस के सिलेबस में नहीं है। मेंस के सिलेबस में कला, संस्कृति एवं आपका आधुनिक भारत का इतिहास है विद रेफरेंस टू बिहार। मैं आपको दावे से कह रहा हूं 90% लोगों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी करने में कंपटीशन इसलिए भी बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चों कि 90% लोगों को सिलेबस का ही ढंग से समझ नहीं होता है। अगर आप ढंग से सिलेबस समझ गए तो 25% आपकी तैयारी हो गई। 25% आपकी तैयारी हो गई अगर आप ढंग से सिलेबस समझ गए तो। कन्हैया कुमार मंगलम कह रहे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जहां एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर, जैसे आपको वैदिक पढ़ा रहा था मैं डेमो क्लास में कन्हैया कुमार, तो आपको सोर्सेस का उल्लेख जरूर कर रहा था। तुम अलग से सोर्सेस का जो चैप्टर समर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको बीपीएससी में पढ़ा रहे हैं जीएस के दृष्टिकोण से प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको पढ़ाता ऑप्शनल के दृष्टिकोण से तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग अलग होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट से आगे निकलना चाहते हैं आप लोग? चलिए हम बात करें मीडिएवल का, मध्यकालीन का। इसको मिटा दे या यही कर लेते हैं? कुछ लोग लिख रहे होंगे, सम ऑफ देम आर जॉइंट लेटर नो। ये थोड़ा सा दृष्टिगोचर अगर करेंगे आप, इस पे दृष्टिपात डालेंगे, इसको रखेंगे, मद्देनजर रखेंगे, इसको कॉग्निजेंस अगर लेंगे तो बेसिकली आपको मध्यकालीन भारत, जिसको हम बोलते हैं मेडाइवल कहा जाता है, तो थोड़ा सा इसकी प्रासंगिकता कम है। क्योंकि ये अगर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है आपका तो मेंस में आपको ये अंक दिलवाएगा नहीं। मेंस में इसका कवरेज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेंस में आपको ये अंक नहीं दिलवाएगा। फिर इश्यू ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रीलिम्स में ये कितने मार्क्स को कवर कर लेता है। एक बहुत ब्लंट और गलत फहमी है कि हमें कह देते हैं कि मेडिवल से कुछ भी नहीं आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जाइए इस बार के भी सवाल देखिए, ढूंढने का प्रयास कीजिए, आपको 8-10 सवाल इससे बिलोंग करता हुआ मिलेगा। और यदि आप मराठा नहीं समझेंगे, यदि आप मराठा नहीं समझेंगे, यदि आप सिख नहीं समझेंगे, तो फिर आपको आपको आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का विस्तार समझने में दिक्कत होगा। फिर जब आप मराठा ही नहीं समझेंगे तो आंग्ल मराठा युद्ध आप कैसे समझ पाइएगा? सलाबाई के संधि में आपको कैसे समझा पाऊंगा? समझिए बात को, आपको कैसे मैं बता पाऊंगा 1802 1803 की वो घटनाएं, 1782 की वो बात, एंग्लो मराठा वाद, कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा? उस समय की भौगोलिक स्थितियां क्या रही थी, राजनीतिक स्थितियां क्या रही थी, आर्थिक पृष्ठभूमि क्या था। तो इसलिए भी मध्यकालीन भारत का इतिहास मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए किसी भी चीज को। आप समझिए पीसेस का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि सिलेबस का समझ रहने से बहुत कुछ, अगर हमें बहुत कम और शॉर्ट ड्यूरेशन में चीजों को कवर करना है तो हम इग्नोर भी कर देते हैं, शॉर्ट नोट्स दे करके। पिछले बार हमने प्रीलिम्स में मध्यकालीन भारत को कवर करवाया था, कुछ एक स्टूडेंट्स कवर नहीं किए थे मध्यकालीन को, कि सर मैं इसको इग्नोर मारूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली बोलो, मैटर पड़ गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आया था, इसलिए कवर हो गया था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पिछले बार पूछा गया था, वो भी कवर हो गया था, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर लिए थे वो क्वेश्चन, बाय द वर्च्यू ऑफ गॉड एंड टचवुड, ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो क्वेश्चन था आपका, पिछले बार पूछा गया था। कुछ बच्चों ने ये बताया था कि चित्रनशाला वाला क्वेश्चन किस मुगल एम्पायर ने सबसे पहले चित्रनशाला का निर्माण करवाया था? डेफिनेटली उसका आंसर अकबर ही माना आयोग ने, और हमने भी अकबर ही बताया था बच्चों को कि यहाँ कंफ्यूजन होता है ये बोलते हुए जहांगीर चित्रकला का पारखी था। खैर वहां की बात है, तो खैर समझिए। सबसे पहले जब हम यहां शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना, तो इस्लामिक आक्रांता, इसको आप इस्लामिक इन्वेजन बोलते हैं। यहां देखिए यूनानी आक्रमण होता है,
उससे पहले एक बार ईरानी आक्रमण होता है, बीच में गुप्त के काल में आपका यूनानी शक आते हैं, हूण आते हैं, है ना, है ना, ईरानी यूनानी फिर आते हैं, शक आते हैं, हूण आते हैं गुप्त काल में। उसके बाद जाकर के इस्लामी आक्रमण आता है। तो एक अलग सीरीज है, जब धीरे धीरे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। इस्लामिक आक्रांता आते हैं, वहां से शुरू होता है फिर कहानी महमूद गजनवी के साथ ही आप पढ़ते हो। थोड़े टाइम बाद ही गौरी के साथ ही आ जाता है शुरू सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में आपका पूरा ही पढ़ते हो आप। गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, पूरा कंप्लीट सल्तनत पढ़ते हैं। जैसे सल्तनत हमारा पूरा होता है, उसी समय सल्तनत के साथ साथ ही चल रहे होते हैं, विघटन के साथ साथ ही इसी समय विजयनगर एवं बहमनी। अब जब ये हम कंप्लीट कर लेते हैं विजयनगर और बहमनी, तो हमें फिर पढ़ना पड़ता है मुगल में वही सब कुछ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर, उसके बाद आलमगीर, उसके बाद उसी तरीके से लास्ट तक चलते रहेंगे। तो अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उत्तर मुगल काल जिसको कहते हैं, मुगल एवं उत्तर मुगल, लेटर मुगल जिसको बोलते हैं, मुगल एरा, लेटर मुगल एरा। सबसे पहले हम इस्लामिक इन्वेजन पढ़ेंगे, गजनवी, गौरी सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, मुगल एरा, लेटर मुगल एरा। लेटर मुगल एरा आपका बहादुर जहां फरूक, बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर, उसके बाद आपका शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। याद भी कर लेना, क्या पता कि याद हो जाए आपको। बहादुर, जहादर, फर्रुखसियर, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर से बहादुर शाह द्वितीय। याद कर लीजिएगा, ये बहुत कम लोगों को याद हो पाता है, यही से सवाल फंसता है। बाद में जब आपको क्रोनोलॉजी सिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा। याद रखिए, कुछ कंटेंट भी लेते जाएं। बहादुर जहां फरूक, कैसे याद करिएगा, बहादुर कहते हैं ना, बहादुर जहां फरूक, फरूक नाम का कोई व्यक्ति बहुत बहादुर था, उसको आशा हुआ अब मुगल काल वापिस आ जाएगा, अब जरूरत नहीं है आशा। अब देखिए, बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर, ये क्या है, तो अहमद शाह, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये दोनों द्वितीय वाले हैं, लास्ट में दोनों हैं द्वितीय वाले हैं। याद हो जाएगा क्रोनोलॉजिकली। उत्तर मुगल काल आपको आराम से याद करवा दिया, बहादुर जहां फरूक, आशा अब हो गया याद। रफीउद्दौला और गुजरात भी था, लेकिन उसको कवर इसलिए नहीं किए कि नेप निर्माताओं ने, जिनको हम वहां पे अली बंधु कहते थे, नेप निर्माताओं ने उनको बनाया था। और एक मात्र महत्वपूर्ण हुआ था कि वो जो संधि किया था
मराठाओं के साथ वो रफीउद्दौला और दराज, सॉरी, रफीउद्दौला का के नाम पे वो संधि हुआ था, शाह आलम के बाद कवर करते थे यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे इस पार्ट पे नीरज, लेकिन क्या है कि इंपॉर्टेंस नहीं है तो टेक्निकली आपको याद करवा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, आपने कवर कर रखा है, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो कवर करवा देंगे आपको। नीरज कह रहे हैं पैलियोलिथिक वाला पार्ट नहीं पढ़ाया जाएगा क्या सर? पैलियोलिथिक और बात करें आपका यहां से मेसोलिथिक, और अगर बात करें आपसे नियोलिथिक, तो रिलेटिवली नीरज लेस इंपॉर्टेंट है। आई डोंट कंसीडर कि वहां से सवाल ज्यादातर बन रहे हैं आजकल। एक तो एंशिएंट हम कवर कर रहे हैं बिहार हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, और बहुत ज्यादा उस पर कवरेज करने का जरूरत नहीं है। हम कंटेंट है हमारे पास, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, रिक्वायर्ड होगा क्लासेस देंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा एजेंडा है वो हम आपको कवर कर देंगे। खैर, अभी आपको मैं बता दूं कि हमारा एजेंडा ये था भी कि नहीं, आपको याद करो, बस ऐसे ही याद करा दिया कि ऑर्डर पता होना चाहिए लोगों को। मुगल काल, उत्तर मुगल काल, मुगल में ही कवर हो गया। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद मराठा। मराठा के बाद मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट मराठा, मराठा पढ़ेंगे तो शिवाजी, उसके बाद आपका यहाँ पे साहूजी वाला पार्ट पढ़ते हुए निकलेंगे, फिर उसके बाद आपका ताराबाई वाला युद्ध हो जाएगा, उसके बाद आपका वहां से औरंगजेब के साथ शिवाजी का जो स्ट्रगल्स का फेज रहेगा वो सब कुछ कवर करेंगे कंप्लीट, वहां से लेके जब तक आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हम वहां पे संधि नहीं करवा देंगे। और उसके बाद आंग्लो मराठा संधि हो जाता है 1803 वाला, 2 युद्ध 3 संधि वाला, फिर उसके बाद 1818 में फाइनली बाजीराव, कंप्लीट कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से अटैच है, देखिए ना, मिडिएवल और हम मॉडर्न को ना बाटा टैंक कंपार्टमेंट जैसा नहीं बना सकते। मिडिएवल और मॉडर्न बताओ तो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, तो कहां हम मिडिएवल पे पढ़ते पढ़ते मॉडर्न में एंटर कर जाएंगे, आपको ज्यादा यहीं से दिक्कत होने लग जाएगा। एक पार्ट है जो हम अलग से पढ़ेंगे, चोल, पल्लव और चालुक्य। चोल, चालुक्य और पल्लव जनरली कहा जाता है, पल्लव चोल चालुक्य लिखे तो पल्लव चालुक्य और चोल लिखे तो ज्यादा अच्छा है। ये मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, वो आएगा धर्म सुधार आंदोलन। यहां पे भी ध्यान रखिएगा, 3 जगह धर्म सुधार आंदोलन हुआ है। ये जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म विषय बनते हैं, इनको कहते हैं प्राचीन भारत का धर्म सुधार आंदोलन है। जहां हम पढ़ते हैं शंकराचार्य, है ना, अलवार नैनार संत से लेके शंकराचार्य के विषय में पढ़ते हैं, रामानुज और रामानंदाचार्य के विषय में, कबीर अबीर के विषय में, आगे बढ़ते हुए तुलसीदास मीराबाई के विषय में पढ़ते हैं। ये धर्म सुधार आंदोलन है मध्यकालीन भारत में कवर होने वाला। समझ रहे हैं बात को? धर्म सुधार आंदोलन, इसी के अंदर सूफी आंदोलन, इसके अंदर इस्लाम में सुधार काफी हद तक सोहरावर्दी आएंगे, है ना, इसी के अंदर आपका औलिया गौस वाले कहानी आ जाएगा, इसी के अंदर पूरा कवर हम कर लेंगे निजामुद्दीन औलिया वाला कहानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाली बातें सारी कवर हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? इस्लामी परंपरा के अंदर ही आपका और भी कई सारे पंथ निकल के आएंगे, नक्शबंदी आएंगे, बरेलवी आएंगे। तो इस्लाम में भी धर्म सुधार आंदोलन इस समय चला था, पर्टिकुलरली सूफीज्म को कवर करते हुए, तो धर्म सुधार आंदोलन विशेष रूप से कवर होगा। खैर, इसी समय आप देखेंगे तो यूरोप में भी, है ना, यहाँ धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है, यूरोप में भी पुनर्जागरण का काल आने वाला होता है, रोम के अंदर की दशाएं। खैर, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो आपको उस डिटेल में जाने का जरूरत कतई नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, इसी में एक कनेक्शन लेना होगा अपने को यहां से, धर्म सुधार में ही, वो अलग से ही पढ़ेंगे, वो सिख धर्म सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ये ट्रिपल स्टार पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये कनेक्ट करेगा आगे जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री में, पूरा का पूरा मॉडर्न पार्ट में ये कनेक्ट करेगा। और सिखों से एक लंबा चौड़ा स्ट्रगल रहेगा किनका? तो सिखों से एक स्ट्रगल रहेगा मुगलों के साथ में,
इसी तरीके से धर्म सुधार आंदोलन के दरमियान भी मुगलों के साथ एक स्ट्रगल चलेगा, सिखिज्म का अपना एक स्ट्रगल चलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको परोसूंगा। और यहीं पे यही सिख में जब रणजीत सिंह आपका का कहानी सुनने में आएगा, जिस समय कई मिसल्स में से जाते हैं, वो सारी बातें, तो वहां से आपका इनका अंग्रेजों से भी स्ट्रगल रहता है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज है। इस्लाम वाले से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, धर्म सुधार आंदोलन से क्वेश्चन प्राय दिखते हैं, तो एक आध क्वेश्चन के लिए हम इनको कवर करेंगे। इससे यदा कदा क्वेश्चन आते हैं, अगर ऑप्शनल आपका नहीं है तो कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, मैं इनको सिंगल स्टार में मानूंगा। दक्षिण भारत का इतिहास से बीपीएससी को ज्यादा प्यार रहा नहीं है कभी, मराठा से बहुत प्यार है, बहुत। बीपीएससी क्वेश्चन सेटर हमेशा मराठा से सवाल पूछते रहे हैं, इंक्लूडिंग 66। मुगल बहुत फेवरेट रहे हैं, मुगल उत्तर मुगल दोनों। सिलेबस का ट्रिपल स्टार हिस्सा है ये। विजयनगर एवं बहमनी सम्राट सिंगल स्टार रखिए, दक्षिण भारत जाते ही इनके लिए इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। सल्तनत बहुत फेवरेट रहा है, और ये इससे भी सवाल पूछे ही गए हैं। अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूं ना, तो ये मध्यकालीन इतिहास इतना ही है, सल्तनत, मुगल और मराठा एवं धर्म सुधार आंदोलन के अंदर हिंदू धर्म सुधार, सिख धर्म का स्थापना, गुरु नानक देव, और सिख धर्म और इस्लाम धर्म सुधार, करेक्ट। तो बाकी इनके फिलर्स हैं, उत्तर मुगल काल, विजयनगर, बहमनी और ये सारी चीजें। तो दोस्त, अब आप हमें ये बताएं कि क्या आपको मध्यकालीन भारत का सिलेबस बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जानकारी, राय रखते चलिए। कितना आपको समझ में आ रहा है सिलेबस, ये बताइए। सबसे जरूरी होता है मेरे दोस्त सिलेबस क्लियर होना। तो आदर्श, यशर, अमरिंदर, नीरज, कंचन, वेरी गुड। आप सब उम्मीद करते हैं पहले भी तैयारी कर ही रहे होंगे, शुरू किए होंगे, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कभी आपने इतने मैकेनिकल तरीके से, मैं साइंटिफिक नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर ही हूं, ट्रिपल आईटी ग्वालियर से 2016 बैच में, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बीपीएससी में इंजीनियरों का भरमार है। कई दोस्त मुझसे कहते हैं कि आपने खुद क्यों नहीं दिया एग्जाम, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचिंग कर रहा हूं यहाँ पे। तकरीबन हमारे खुद की अपनी कोचिंग के अंदर लगभग मतलब मोर देन 1000 बच्चे हैं। बीकानेर के अंदर, जयपुर के अंदर पढ़ा रहा हूँ, मेंस के अंदर कई जगह ऑनलाइन क्लासेस दी बिहार के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आई हैव डिवोटेड माई सेल्फ कंप्लीटली फॉर टीचिंग। मेरा टारगेट अलग है। हमने एक सेटल, वेल सेटल सेक्शन ऑफिसर की सरकारी नौकरी भी इसी पर्पस और उम्मीद से छोड़ा है। आई एंजॉय टीचिंग। आई बिलोंग्स टू बीटेक बैकग्राउंड, बट इक्वली आई एम टू मच फाउंड एंड इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, जिसे मानविकी बोलते हैं। मानविकी विषयों में भी हमारा इंटरेस्ट है, और विशेष करके मैथ्स तो कहते हैं कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, ट्रिपल आईटी से पास आउट हो, तो मिल ही जाता है। बिहार के बच्चे वैसे भी मैथ्स में ठीक होते हैं, बट मैथ्स के जैसा मानविकी मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। तो ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए और फटाफट आपको मॉडर्न हिस्ट्री रिकॉल करवा दिया जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, समझना चाहेंगे आप लोग। चलिए, तीसरा पार्ट। अब क्वेश्चन का तो इसमें ज्यादातर क्या है कि आपको 7-8 सवाल आने हैं, इससे ज्यादा नहीं आना है। कुल मिला के दोनों पार्ट मिला के भी मैं आपको बताऊं तो 15 क्वेश्चन होने हैं। अगर इसके 7-8 रहे तो इसके 7-8 रहेंगे, और इसके 10 हो गए तो उसके 5-6 ही होंगे। जैसा कि आपका 2020 वाले पेपर 66वीं बीपीएससी में रहा है, मीडिएवल से थोड़े रिलेटिवली क्वेश्चन कम रहे हैं। तो चलिए, जैसा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके कुछ कुछ कह ही रहे हैं, जी हाँ, वेरी गुड। अबनीश, कंचन, मनीष, चलिए ओके। तो मॉडर्न की तरफ हम कुछ करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास सबसे प्रोमिनेंट है। 20 से 25 क्वेश्चन इंक्लूडिंग बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, 20 से 25 क्वेश्चन के लिए यह पार्ट आप पढ़ते हैं। टाइम ड्यूरेशन की जहां तक बात है, तो आप खुद सोचिए क्या है। तो सल्तनत
से पहले प्री सल्तनत एरा, 4 क्लास, खुद में सल्तनत, गुल खिले तुम शायद लोगे, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, सबको भी एक एक दिन अगर हम डिवोट कर दें और प्लस में ओवरऑल सल्तनत की व्यवस्थाओं को समझाने में 3-4 दिन अगर डिवोट कर दें, 1 2 3 4 5 दिन 8 दिन में सल्तनत पूरा निकाला जा सकता है। यही 7-8 दिन में आपको मुगल निकाला जा सकता है पूरा, फिर आपको 3 दिन में मराठा निकाला जा सकता है, 3 दिन में धर्मसदा आंदोलन, 2 दिन एक्स्ट्रा सिखिज्म वगैरह पे, 8 4 12 8 20 20 3 23 23 3 आपका 26 2 28, तो यही 30 लेक्चर्स का आपका हम पार्ट आपको बता रहे हैं, 30 60 घंटे। और अब अफसोस इस बात का है कि 60 घंटे में हम कवर सिर्फ 15 क्वेश्चंस कर पाते हैं, बट क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। यदा कदा कभी कभी बेस्ट केस में मान ले हम 20 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, बेस्ट केस कह रहा हूं, बेसिकली 15 ही है। तो चले अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को समझेंगे, कहां से क्वेश्चन छुपे हैं और कहां कहां हमें फोकस ज्यादा करना है। मिटा दें इसको, एंशिएंट बहुत देर से बोर्ड पर विराजमान है, यही लिखते हैं मॉडर्न पार्ट, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री ना 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है क्या, प्री, हिंदी में ही लिखता हूं, ब्रिटिश पूर्व काल एवं ब्रिटिश, दूसरा पार्ट है आपका, पहला पार्ट में ब्रिटिश पूर्व काल एवं ब्रिटिश काल, या यूं लिखो ब्रिटिश का विस्तार भारत में। एक अलग ही कहानी है, कवरेज क्या होगा इसके अंदर, ब्रिटिश पूर्व काल में हम वास्को डिगामा के उस खोज से लेकर के और पुर्तगाली आएंगे, उसके बाद आपका पूरा का पूरा हम फ्रेंच सब कुछ देखेंगे, हॉलैंड देखेंगे, ब्रिटिश देखेंगे, फिर ब्रिटिश आएंगे, खुद में उनका कर्नाटक बार होगा, खुद में उनका बांडीवास की लड़ाइयां होंगी, उनके पैरेलल में ब्रिटिश के विस्तार के अंदर में बंगाल से चलेगा, मुगलों से उनका तकरार चलेगा, उसके बाद 1632 का फरमान चलेगा, और सारी चीजें ब्रिटिश के विस्तार में ही कवर होंगे। इसी में सिख के साथ आंग्ल सिख युद्ध चलेगा, आंग्ल मराठा युद्ध चलेगा, आंग्ल मैसूर युद्ध चलेगा, समझ रहे हैं प्रोमिनेंटली, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, कर्नाटक बाद आंग्ल आपका फ्रेंच युद्ध रहता है, फिर यहां से ऊपर जाएंगे तो आंग्ल सिख हो गया, आंग्ल मराठा हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद बांडीवास वाला, उससे पहले आपका पलासी, उससे पहले बक्सर, है ना। कई बार युद्धों को क्रोनोलॉजिकल ही लगाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, यही रहता है सवाल। अमूर का युद्ध दक्षिण भारत में फिर आपका फेमस है, आ जाता है ना। तो ये सारा ब्रिटिश के विस्तार के अंदर हम अध्ययन करने लग जाएंगे, किस तरीके से ब्रिटिश का भारत में विस्तार हुआ। ब्रिटिश पूर्व काल बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन उसमें व्यापारिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, किस बंदरगाह से कहां से क्या व्यापार करते थे, कौन पहले आए, कहां किसकी कोठियां बनी, ये सारा डिस्कशन यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सिखाया जाएगा, रटाया जाएगा, याद कराया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा। ब्रिटिश का विस्तार हो गया सारा, सिर्फ युद्ध के नहीं, युद्ध के अलावा भी बाकी भी तरीके से विस्तार किया उन लोगों ने, कई संधियां की हैं, कई फरमांस लिए हैं, कई लाइसेंस लिए हैं, जहांगीर के साथ उनके डील्स रहे हैं। अकबर के टाइम में ज्यादा तो नहीं रहा था, रोल्फिन साहब से लेकर के थोड़ा सा बन जाना था, मेजर रोल रहा था जहांगीर का रियायतें देने में। बाद में जाकर के औरंगजेब ने तो लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों से, फिर बाद में जाकर के बहादुर शाह को रोल नहीं था, लेकिन फर्रुखसियर आते आते रियायतें काफी मिलने शुरू हो गया था, अंग्रेजों के प्रति नरमी बरतने लग गए थे, मुगल कमजोर भी पड़ गए थे,
और शाह आलम द्वितीय के साथ, फिर उसके बाद संधि बंदी, वो सारा संधियों के थ्रू भी काफी काम हुआ है, ये सारा हम कवर करेंगे। ये स्टोरी फॉर्म में इसलिए बता देता हूं कि अगर किसी का पढ़ा हुआ हो तो उसको रिकॉल हो जाए। मैं खुद अवध ओझा सर और मणिकांत सर से पढ़ा हुआ हूं अपने जमाने में 2010 में 19। तो मैं बड़ी फैन हूं उन लोगों का, वो भी उपलब्ध रहते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि इतना कारपोरेट स्टाइल में कोचिंग हो गया है दिल्ली के अंदर की, लगता है कोचिंग नहीं कंपनी है। तो खैर फिर भी वो मैं बता रहा हूं। तो उस परिस्थितियों में क्या है कि आपको अच्छी चीज क्या थी लगती है उन टीचर्स की कि हम लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करके वो छोड़ देते थे कि बाकी तुम्हें बेटा खुद ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं उसको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आपको इतना तवज्जो नहीं दे सकता हूं। मैं ये नहीं मान सकता कि आप लोग इतने सिंसियर और सीरियस हैं कि आप खुद से हमारे इंटरेस्ट क्रिएट कर देने मात्र से पढ़ने लग जाओगे। वो कॉन्सेप्ट खोल के हमें खुद पढ़ने के लिए प्रेरित करके क्लास से भेज दिया करते थे। हम प्रेरित भी करेंगे और पढ़ाएंगे भी, कंटेंट भी देंगे, नोट्स भी देंगे। सेकंड पार्ट में हम आ रहे हैं। देखिए क्रोनोलॉजी समझिएगा। ब्रिटिश का विस्तार हो गया, स्टोरी आपको समझा दिए। फिर इसके बाद शुरू होता है यहां से आपका पर्टिकुलरली, यहीं से आपका भारत में होता है पुनर्जागरण आधुनिक भारत का, इसको रेनेसां बोलते हैं। फिर एक प्रकार का धर्म सुधार आंदोलन, सर में समाज सुधार आंदोलन। अंग्रेज आ गए हैं, सेटल हो गए हैं, धर्म एवं सुधार आंदोलन शुरू हो गया है। फिर इसके बाद आता है, यही पढ़ लो या अलग पढ़ लो, पॉलिटी का भी पार्ट है ये, संवैधानिक विकास का कार्य एवं गवर्नर जनरल, वायसराय ईटीसी का कार्यकाल, यही इसके बाद इन सबके प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। तो इसी पार्ट के अंदर सेकेंड में ये आपका थर्ड पार्ट पुनर्जागरण, रेनेसां, समझ रहे हैं बात को। इसी फोर्थ पार्ट के अंदर स्पेसिफिकली आपका आता है 1857 का विद्रोह मेजर, और इसी से पार्ट में आता है किसान, जनजातीय एवं मजदूरों का प्रतिशोध विरोध। इन सब के बाद आता है राष्ट्रीय भावना का प्रसार, 1905 स्वदेशी आंदोलन। और इसी में एक इंपॉर्टेंट होता है 1885 कांग्रेस से 1905। और इस पूरे पैकेट को अगर हम समझेंगे तो उसके बाद एक और पॉइंट होता है सातवां, होता है राजनीतिक बौद्धिकता। उसके बाद होता है, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कंटेंट है, ब्रिटिश उपनिवेशिक आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की नीतियां। फिर इसके बाद आपका आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद सबसे पहले आता है 1885 से 1905 का एरा। 1905 से आता है 1917 तक लिखते हैं हम का एरा। 1917 से लेकर के आपका आ जाता है 1947 तक का एरा।
3 एरा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस फेज में आंदोलनों का कमी रही। 1905 में एक आंदोलन, इस फेज में उग्रवादी आंदोलन पनपा। इसमें 2 फेज रहे, 1917 से 1932 तक, फिर 1932 के बाद से 1930 ही रखो, 32 तक, 1932 के बाद से 30, 1930 के बाद से आपका 1947 तक बांटूंगा। इस फेज में आ जाते हैं आपका असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। इस फेज में आपका आ जाते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, सबने अवज्ञा आंदोलन का अंत करो या मरो आंदोलन। इस फेज में आपके इस तरीके की चीजें चलती है। यहाँ स्वदेशी आंदोलन का है, यहाँ उग्रवादी विचारधारा फिर से पनपती है। क्या कारण रहता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में उग्रवादी विचारधारा? उसके बाद पर्टिकुलरली गांधी, नेहरू, टैगोर का योगदान, उसके बाद पत्र, पत्रिकाएं, साहित्य एक्सेट्रा। दिखाई दे रहा है नीचे? फिर मैं इसको स्टार लाइन करवाऊंगा आपको। दिख पा रहे हो नीचे तक? बोल देता हूं सारा कंटेंट को हम नीरज इंग्लिश में। तो देखिएगा हमने कहां कहां ज्यादा फोकस करना है, समझिएगा। प्री ब्रिटिश एरा एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का फेज है ये सॉरी विस्तार, रेनेशा यानी पुनर्जागरण, धर्म एवं समाज सुधार, संवैधानिक विकास, सारे गवर्नर जनरल वायसराय का कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए चीजें, 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से किसान विद्रोह सारे, उसके बाद सारे आपका जनजातीय विद्रोह एवं मजदूरों का प्रतिशोध जो भी रहा है, सन्यासी विद्रोह से लेकर के आपका आखिरी में फाइनल इंडिया इंडिपेंडेंस तक का। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद भी चला, आंध्र प्रदेश में हम्पाओं का वो विद्रोह था। फिर आपका राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार, बंगाल विभाजन, 1885 कांग्रेस का गठन से लेकर के इनके बीच का कनेक्शन, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी जी का एंट्री, उसके बाद कुल मिलाकर के खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दोनों का क्लबिंग, फिर उसी बीच में मुस्लिम लीग का 1906 के आसपास में उभार, यहां से उसका उससे 1907 कनेक्शन जोड़ना, और पूरा इनकी क्रोनोलॉजी आपको समझाया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। यहां से बिना किसी चक्कर के आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेगा। अगर मोटा मोटी तौर पे आपको बताऊं तो सबसे जरूरी होता है इसमें क्रोनोलॉजी सीखना। जैसे ही आपको बोला जाए ना, हर एक डेट पे कुछ याद आ जाना चाहिए। जैसे पेन चला और आया तारीख 1915, आपको याद आना चाहिए कि इस समय क्या हुआ था। तो मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कि मैं लिखा 1915, कुछ बच्चे बताएं कि आपको 1915 तारीख लिखने से, साल लिखने से मॉडर्न हिस्ट्री कुछ बातें याद आई। आपका बेसिक्स चेक करना चाहता हूं। आप लिखिए, बताइए। मृत्युंजय नाथ कह रहे हैं महात्मा गांधी आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 1914 द्वितीय विश्व शुरू, 1915 महात्मा गांधी का इंडिया वापस आना, और लोग गांधी लौट कर आए। चलिए, महात्मा गांधी वापस आए। वापस आए तो फिर 1916 में क्या हुआ? 1916 से कुछ याद आ रहा है? इसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। ये हो गया लेवल तैयार। हर एक साल पे 2-3 इवेंट याद होना चाहिए, हिस्ट्री ऐसे मजबूत होता है। गांधी वापस आए, फर्स्ट बलवादी रज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। 1916 लखनऊ पैक्ट, और नीरज, ठीक है नीरज, आपका बेसिक्स ठीक है।
मुकेश ठीक है, मजा आएगा। अमन ठीक है, मृत्युंजय ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी जुड़े, चलो खैर। अमित कुमार, लखनऊ पैक्ट हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। लखनऊ पैक्ट हुआ तो और कुछ याद आ रहा है लखनऊ पैक्ट के अलावा? सोचिए। मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट हुआ, गरम गरम दल के साथ भी पैक्ट हो जाता है 1916 के अंदर में, विचारधारा में उसके बाद एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ठीक है, हम 1909 में मार्ले मिंटो के तहत जो सांप्रदायिकता का जो बीज बोया गया था उसको यहाँ पे हवा दे दिया गया, पानी दे दिया गया। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं बनारस में एक सभा के अंदर, उनको बोलने का पहली बार मौका मिलता है। फिर इसी दरमियान थोड़ा सा और कंट्री के अंदर क्या चल रहा होता है, तो वो गरमपंथी विचारधारा के लोग होते हैं, वो कांग्रेस नरमपंथी विचारधारा वाले वहां पे समर्पण कर देते हैं। ये सारी चीजें मतलब मजा आ जाए अगर आप इस तरीके से समझने लग जाओ तो। उसके बाद राजकुमार सुरमाधवन इनवाइट किए थे, आदर्श राज ने दिल खुश किया होम रूल वाली बात बता करके। मॉडरेट और एक्सट्रीमिज्म की यूनिटी होती है नीरज, बहुत बढ़िया। होम रूल पैक्ट भी होता है, शानदार, बहुत बढ़िया कंचन। कैसरे हिंद 1915, बहुत बढ़िया आदर्श। अमरिंदर कुमार, ठीक है जी, आप लोग है ना, मजा आएगा पढ़ाने में। तो ओरिएंटेशंस तो नहीं कह सकते आज के क्लास को, आज के क्लास को हम कहेंगे एज इट इज स्टार्ट। हमने हिस्ट्री का आपको पिक्चर दिखाया है, पूरा का पूरा आपके सामने नक्शा छापा है। एक बार छोटा सा टेस्ट आपका और लूंगा, आपका टेस्ट ही है, थोड़ा क्विक आंसर करिएगा। कोई रिस्पॉन्स डिले तो नहीं होता है कि मैं यहाँ से बोलता हूँ 4-5 मिनट, 2 मिनट, 10-20 सेकंड का, मैं टेक्निकल टीम से पूछ लूंगा, उतना टाइम मैं मार्जिनेट कर दूंगा करूंगा जब भी कुछ पूछूंगा। तो आपको थोड़ा कुछ याद नहीं है क्या 1914-15 में और क्या होता है, सब वो कौन सा दौर था, कुछ याद नहीं आ रहा है? और जो मैं समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा और जोर मारो ना, कहीं कुछ पढ़ा हो, कहीं कुछ आया हो, मतलब दिमाग में कुछ तो चल रहा हो। नहीं आया दिमाग में किसी के? जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आंसर निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा आपको रिलैक्स भी कर रहा हूँ, थोड़ा आपको एंजॉय भी करवा रहा हूँ, हिस्ट्री में थोड़ा प्रेशर दिलवा रहा हूँ। नींदभूषणरी फ्रेजर फर्स्ट वर्ल्ड वार है 1917। यस, कन्हैया कुमार मंगलम। 1913 का गदर आंदोलन, 1914 और 1915 में गदर आंदोलन का प्रसार, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को और आंदोलन जाता है विदेश, और श्यामजी कृष्ण वर्मा को भेजा जाता है और वहां पे कलेक्शंस करना शुरू करते हैं, इंडियन लीग बना करके जाकर के वहां पे। और कामता गारू का प्रकरण होता है, जहाज लेके जाते हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का फेज रहता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट को विदेशों में भेजा जाता है। समझ रहे हो बात को? पूरा खोलो खोलो, माइंड को खोलो, आप पीसीएस की तैयारी के लिए आए हैं, समझ रहे हैं? बर्लिन कमिटी की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नीरज, आई एग्रीड, बर्लिन कमिटी, यस। और 1915 में केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिला। मेरी बात सुने आप लोग, मैं कहां ले जाना चाह रहा था आपको। एक्चुअली क्या होता है कि इस समय तक लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाखड़ा वगैरह मिलके इंडिया से दूर, यहाँ क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर प्रयास किया गया था पहली बार तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही, कि किया क्या जाए, कि उनको लगता था कि हम ब्रिटेन में जनमानस को प्रेरित करते करके और भारतीयों पे होने वाले शोषण की व्यथा से परिचित करा करके हम ब्रिटेन के संसद पे दबाव बना करके आजादी का रास्ता तलाश सकते हैं, वहां से फंड एकत्रित कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय दबाव बना सकते हैं। लेकिन फर्दर क्या हो जाता है कि उसके बाद कुछ लोग अमेरिका की तरफ भी कूच कर जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जगह रहता है, वहां से उत्तर अटलांटिक कंट्रीज से और बाकी लोगों से मिल करके वहां पे गदर पार्टी का गठन, लाला हरदयाल वाला कहानी आपने सुना होगा। फिर एक कामता गेरू जहाज वाला प्रकरण आप जानते होंगे, या नहीं सुने होंगे तो जानोगे, ये सब वो होता है। उस फेज का बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट का भी जो कहानी है वो आपको समझना पड़ेगा। कुल मिला के इंडियन नेशनल मूवमेंट 3 कंटेस्ट में पढ़ाऊंगा आपको। लोकल कंटेस्ट में क्या चल रहा था, इंटरनेशनल कंटेस्ट में क्या चल रहा था, समझ में बात को। और फिर आपको ये बताऊंगा कि ब्रिटिश संसद उस पर कैसे रिएक्ट करती थी। बड़ा अच्छा लगेगा आपको सब कुछ समझ के। कंटेंट्स का लेवल हम सेट करेंगे अपने लेवल से, आपके लेवल्स के को मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था। तो मेरी बात आई समझ में नीरज, विशेष रूप से कंचन,
मृत्युंजय, अमरेंद्र जो आंसर करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं बाकी लोग भी करें आंसर जो नहीं कर रहे हैं। आदर्श, ठीक है, सबको समझ में आ गया। मृत्युंजय, यश यश यश। तो आप लोग पढ़े हुए तो होंगे ना, नीरज, कंचन, मृत्युंजय, अमरेंद्र, जो मैं घटना बोला जरूर पढ़े होंगे आप लोग। दिमाग में नहीं आया, इसीलिए मेंस क्लियर नहीं होगा आप लोगों का। अभी नीरज कह भी रहे थे मेरे से, शायद फोन पे बात हुई थी तो, कि रिकलेक्ट नहीं कर पाता हूं। ऐसे पढ़ना होता है एक एक इवेंट को क्रोनोलॉजिकली। अमरेंद्र कह रहे हैं थोड़ा सा, कोई भी अमरेंद्र, मतलब आपको, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा इन इवेंट्स को, तो खैर थोड़ा नक्शा बदलना पड़ेगा। अमरेंद्र लूसेंट्स वाले स्टाइल से, आप ऑब्जेक्टिव स्टाइल की किताब से बात नहीं बननी है। तो आपने मोटा मोटी सिलेबस देखा, बहुत बड़ा भी नहीं है। ब्रिटिश पूर्व एरा और ब्रिटिश का विस्तार, कम से कम 7 से 8 क्लास का रिक्वायरमेंट लगेगा। पुनर्जागरण 2 से 3 क्लास में निकाल दूंगा। चाहे आपको आर्य समाज पढ़ाना हो, प्रार्थना समाज पढ़ाना हो, हम आपको वेद समाज पढ़ाना हो, चाहे आपका जो भी जैसा भी हो, ज्योतिराव फुले वाला समाज सुधार हो, चाहे आपका एमजी नायडे वाला, मतलब सारा कवर करवा दिया जाएगा, फैक्चुअल भी और कॉन्सेप्चुअली भी। संवैधानिक विकास यहाँ नहीं लेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे। ये कम से कम लगेगा 4 क्लास, तो 4 3 7 और 7 14 15 दिन तो यहीं तक हम पढ़ाएंगे। ये 2 दिन का कंटेंट है, बाकी इन पे भी 2 दिन लगेगा। 15 2 17 2 19 राष्ट्रीय बांधूंगा सर, कांग्रेस ही 2 दिन में लगेगा। 19 2 21 2 23 कम से कम अगर आपको पढ़ाऊंगा तो इनके राजनीतिक बौद्धिकता, राजनीतिक संगठन कौन कौन से बने थे, कैसे भारतीय में राजनीतिक बौद्धिकता का विकास हुआ। हम तो थे ही नहीं, आप पॉलिटिकल लोग थे। हमारे यहाँ राजनेता का काम ही नहीं था कुछ। कैसे नहीं था काम? क्योंकि हम राजतंत्र में थे, और राजतंत्र में भी हम तो बिल्कुल ही मतलब शोषण तंत्र में ही रहे थे शुरू से। पहले रहा था राजतंत्र में मुगलों का, उसके बाद अंग्रेजों का, उससे पहले जाते हैं तो यही कथाएं थी। प्राचीन काल में हमको लगा था कि वैदिक काल में जाए तो सभा समितियों के रूप में जनता का पार्टिसिपेशन रहा था। वैदिक काल के बाद आते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि मतलब महाजनपद काल में वज्जीशन वगैरह में कुछ थोड़ा सा लोकतंत्र की कहानियां चली थी, फिर भी उनको मगध वालों ने रौंद ही दिया था। वहां से निकल के हम मध्यकाल में आने का चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वहां कई तरीके का पार्टिसिपेशन था नहीं। तो हमने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंटर करना कैसे शुरू किया, कौन कौन से संगठन बने। ब्रिटिश जमींदार एसोसिएशन पहले बने थे, वो क्या क्यों बने थे, वो सारा कॉन्सेप्चुअली मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण में आपका क्या क्या नीतियां रही थी, स्थायी बंदोबस्त क्या रहा था, उसके बाद आपका समझने का प्रयास करेंगे कि आपका महलवारी बंदोबस्त में क्या रहा था, हम समझने का प्रयास करेंगे ये चीजें कि 3 प्रकार की प्रथा आई थी ना, बंदोबस्ती हुआ था उसमें, वो तीनों ही देखने का प्रयास करेंगे। एक महलवारी चला था, एक रैयतवारी जो सीधे रैयतों से था, और एक आपका परमानेंट सेटलमेंट जमींदार से था। इंटरनेशनल मूवमेंट समझने का प्रयास करेंगे, पूरा किस तरीके से डेवलप हुआ है क्रोनोलॉजी। उसके बाद अलग अलग हिस्सों में आंदोलनों को स्टडी करने का प्रयास करेंगे। 4 आंदोलन प्रोमिनेंट हैं। उसका रुग्रवादी चरण, जिससे सवाल आता है, गांधी और नेहरू टैगोर, आपके सिलेबस में मेंस के लिए मेंशन है तो पढ़ा दूंगा अलग से। पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, और सबसे लास्ट में यहाँ की क्रोनोलॉजी। 3 तरीके से क्रोनोलॉजी, इवेंट क्रोनोलॉजी, डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी, जैसे क्या हुआ, रेलवे का विकास, आधुनिक शिक्षा का विकास, पाश्चात्य शिक्षा का विकास, उसके बाद चिकित्सा का विकास, रेलवे का विकास, डाक तार, इन चीजों का विकास। तो डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी आपको सिखाऊंगा, पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्रोनोलॉजी अलग से सेपरेट सेल्फ मेड नोट्स आपको बना के इन कंटेंट को उपलब्ध कराऊंगा। ये सब बिल्कुल रामबाण होगा एक तरीके से आपके लिए। अब यहां से बात करें, ऐड कर रहा हूं आपको, तो आपको 7 और 3 10, 4 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 मिनिमम मान के चल रहा हूं मैं आपको कि 1 दिन का क्लास है 23, 2 दिन का क्लास 25, कम से कंडेंसेशन मूवमेंट 4 से 5 दिन पूरा क्लियर करवाऊंगा। 30, ये पूरा का पूरा कम से कम 4-5 दिन लगेगा। 35 उग्रवाद वाला चरण ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कराऊंगा तो आपको 2 दिन का। 37 और 3-4 दिन, तो 40 से 45 लेक्चर ये रिक्वायर करेगा, प्लस 4-5 दिन और भी जा सकता है। तो वैसे हमने 40 लेक्चर तक माना था, बट मॉडर्न हिस्ट्री अपने लेंथ और अपने एजुकेशन एंड प्रेस, देखिए ना, शायद आप देख नहीं पाए होंगे, विजिबल नहीं है क्या, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, शिक्षा, यहां लिखा हुआ है आपका। पत्र पत्रिकाएं हो गई आपका,
साहित्य एवं शिक्षा यहाँ मेंशन है, शायद ये दिख नहीं पाया होगा, नीचे कवर नहीं हो रहा है। अपने पूछ लेता हूं मैं टेक्निकल टीम से कि ये बोर्ड का नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, मैंने बताया है 3-4 दिन अलग से कवर करूंगा, इसमें दिख रहा है ना नीरज? गांधी, नेहरू, टैगोर के नीचे पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, शिक्षा, प्रेस सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, प्रेस, एजुकेशन, लिटरेचर, सब कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना इंडियन नेशनल मूवमेंट का। मैं तो यहां तक कह रहा हूं डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगा, सवाल यहां से पूछा जाता है। पर्सन क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगा कि कौन से पर्सन कब आए, क्या इंपॉर्टेंट काम रहा। अमित शाह जी ने बताया था क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाकी हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कंटेंट इस तरीके से आपका होगा। तो अभी तक तो आपको ये लगा था कि हाउ, कैसे, हाउ इज पॉसिबल कि हम 100 घंटे में पूरा हिस्ट्री को कवर कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 घंटे में बीपीएससी के कंटेस्ट में हिस्ट्री बहुत डिटेल से कवर किया जा सकता है। अब आप सबको किसी भी तरीके का पूरे सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग में कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। आखिरी 2-3 मिनट क्लास का बचा हुआ है आपके लिए, मैं हमेशा ये टाइम आपको ही अलॉट करूंगा डाउट्स के लिए। लेक्चर में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अमरिंदर कुमार जी, यस गॉट इट, कंचन ओके, क्लियर है। तो आपको ये सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग कैसा लगा? आपको सिलेबस समझ के ऐसा लग रहा होगा कि 10 से 20% तैयारी तो हमारी हो गई है, हमें दिख गया है कि चीजें कहां से क्या क्या और कैसे कैसे सवाल है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को कनेक्ट करना है। क्लास बाइलिंगुअल और राइटिंग गॉड सिलेबस वेरिफिकेशन सर। देखो मैं बोल तो दे ही रहा हूं, जैसे जहां जो शब्द आ रहे हैं, आज हमने जो भी लिखा है उसको लगभग हमने बोल दिया है। पिजन लिखूं, चाहे आपका ट्राइबल लिखूं, चाहे लेवल लिखूं, लेकिन नीरज दिक्कत है इंग्लिश लिखने में कि अगर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तो हिंदी मीडियम का संख्या बहुत ज्यादा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आप कल क्लास लीजिए, प्रयास हमारा ये होगा कि और ज्यादा इंग्लिश वर्ड में लिख दिया करूं। ठीक है अमरिंदर कुमार, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। गॉड सिलेबस क्लैरिफिकेशन, ओके फाइन, एवरीवन इज कंसिडर्ड। तो सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी के तहत हम कल कहां से बढ़ेंगे? तो अपने पास 2 विकल्प है। एक विकल्प तो ये है कि ब्रिटिश पूर्व काल से ले लूं, लेकिन ये उचित विकल्प नहीं होगा। हम ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे और ठीक ठाक तरीका तो ये कहता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करें। तो हम कल 1 घंटे का लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता का लेंगे, उसके बाद 1 घंटे का लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता में और लिया जाएगा। 2 घंटे के लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट करके इसका आपको पीडीएफ दिया जाएगा परसों, और पीडीएफ के बाद फिर फॉलोअप क्वेश्चन देंगे और इसका एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट हो सकता है मैं ग्रुप में लूं, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप सबसे मैं ये कहता हूं कि एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन रहिए। आप में से जितने स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है वो व्हाट्सएप पे मतलब हमसे टेलीग्राम लिंक ले सकते हैं और जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ एक टेस्ट, सारा टेस्ट नहीं, कुछ एक टेस्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे से लूंगा कि आपका कॉम्पिटिटिवनेस बना रहे। या आप 15-16 स्टूडेंट्स हैं तत्काल, अब इनमें टेस्ट होना और वहां चलो मान लेते हैं 50 एक स्टूडेंट या 30 एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनसे आपका फाइट होगा, तो आप में थोड़ा सा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जागेगा, बना रहेगा। तो उसको भी आप ज्वाइन